मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। व्हाट इज इनर्शिया? इनएबिलिटी टू चेंज द कंडीशन। कौन सी कंडीशन? कंडीशन ऑफ मोशन। कंडीशन ऑफ मोशन क्या होता है? इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट, दैट इज वन कंडीशन ऑफ मोशन। इफ द बॉडी इज मूविंग, दैट इज वन कंडीशन ऑफ मोशन। तो इफ वी वांट एनी चेंज इन कंडीशन ऑफ मोशन, तो चेंज क्या होता है? रुकी हुई बॉडी का चलना, चलती हुई बॉडी का रुकना, स्ट्रेट चलती हुई बॉडी का मुड़ जाना, ये सब चेंज इन द कंडीशन ऑफ मोशन है। इन सब के लिए क्या लगता है? फोर्स। फोर्स लगाने से मोशन पैदा होता है। कौन सा मोशन पैदा होता है? तो हमारा आंसर है लीनियर मोशन पैदा होता है इन केस ऑफ ए पॉइंट, और अगर बॉडी है तो ट्रांसलेशनल मोशन पैदा होता है सिस्टम ऑफ पार्टिकल। क्या लगाने से? फोर्स। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं कि लीनियर मोशन नहीं, हमको रोटेशनल मोशन चाहिए। हमको एक पंखे को घुमाना है, पंखे को चलाना नहीं, इधर चल के बाहर चला जाएगा। तो हमको उसी की जगह पर उसको कौन सा मोशन स्टार्ट करना है? रोटेशनल मोशन। तो क्या फोर्स लगाएंगे तो रोटेशनल मोशन होगा। तो हमारी डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर आप फोर्स लगाएंगे, सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगाएंगे, तो लीनियर मोशन होगा। तो हमें रोटेशनल मोशन चाहिए। फिर हमको याद आता है कि मोशन के लिए फोर्स लगाना जरूरी है। अब दोनों चीजें कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं कि फोर्स से मोशन होगा, ये ऑब्जेक्ट अपनी जगह से मूव कर जाएगा। हम नहीं चाहते कि ये मूव करे, पर हम चाहते हैं कि मूव किस तरह से करे? घूमता रहे। कैसा मोशन हमको चाहिए? तो हमारा आंसर है कि ये लाइन ना बना के एंगल बनाए। तो ये इस तरह से है और ऐसे एंगल क्रिएट करते जाए। ऐसे यहां से ये एंगल क्रिएट करेगा ऐसे। कौन सा मोशन चाहिए? एंगुलर मोशन। ठीक है, तो हमने क्या किया? एंगुलर मोशन करने के लिए यहां फोर्स लगाया। ये तो ऐसा फोर्स हमने लगाया कि उसमें एंगुलर मोशन क्रिएट हो गया। उस फोर्स को हम बोलेंगे एंगुलर फोर्स। क्या बोलेंगे? अब दोनों चीजें हो गई। फोर्स के हमने दो कैटेगरी कर दी, एक लीनियर फोर्स और एक एंगुलर फोर्स। लीनियर फोर्स सेंटर ऑफ मास पर की लाइन में लगाते और वो क्या क्रिएट करता है? लीनियर मोशन। एंगुलर फोर्स सेंटर ऑफ मास को छोड़कर और किसी भी पॉइंट पर लगाते और वो क्या क्रिएट करेगा? एंगुलर मोशन क्रिएट करेगा। ये तो फोर्स के बारे में बात हो गई। अब इसके पहले हमने डिस्कशन शुरू किया था इनर्शिया, दैट इज इनएबिलिटी। इनएबिलिटी टू मूव इनर्शिया कहलाती है। इसी का हमने मोशन चेंज किया और रोटेशनल मोशन में हम इसकी स्टडी करना चाहते हैं। वो हमको क्या बताती है कि कोई ऑब्जेक्ट अपने आप जगह पर कहीं खड़ा है, अपने आप घूमना शुरू नहीं करेगा, या कोई चीज जो घूम रही है अपने आप नहीं रुकेगी। इसको थोड़ा सा इस टाइप का लग रहा है, लॉस ऑफ मोशन जैसे। फर्स्ट लॉ, an object at rest will remain in the condition of rest, and an object is doing rotational motion will keep moving in a rotation unless external force is applied. उस फोर्स का नाम टॉर्क होगा, उसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट में ये एबिलिटी नहीं होती कि वो अपना घूमना बंद कर दे। किसी भी ऑब्जेक्ट में ये एबिलिटी नहीं होती कि वो घूमना शुरू कर दे। और ये एक बहुत अच्छा गुण है, अच्छा कैरेक्टरिस्टिक है नेचर का, एक अच्छा लॉ है। क्यों? क्योंकि करोड़ों साल हो गए और घूम ही रही है अभी तक, इस लॉ के कारण, बिकॉज इट इज अनेबल टू चेंज द कंडीशन ऑफ रोटेशनल मोशन। तो हमारे डे एंड नाइट लगातार हो रहे। ये सन के चारों तरफ घूम रही है, इससे रोटेशनल मोशन, उससे सीजन कंटिन्यूअस चेंज हो रहे हैं। तो इट्स ए वंडरफुल प्रॉपर्टी। कौन सी? इनर्शिया। तो ये जो इनर्शिया है, इसके कारण क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट
remain at rest, cannot make a rotational motion by itself. And another, a body in angular motion, a body in rotational motion will keep moving in rotational motion unless some external force or torque is applied on it. ये जो inability to change its condition है, इसको हम क्या कहते हैं? Inertia. अब inability to change the condition of rotation, क्या हम इस प्रॉपर्टी को, क्या इस कैरेक्टरिस्टिक को क्वांटिफाई कर सकते हैं? क्वांटिफाई मतलब क्या? क्वांटिफाई मतलब ये कि इसमें भी इनएबिलिटी है, इसमें भी इनएबिलिटी है, एक की इनएबिलिटी कम, एक की इनएबिलिटी ज्यादा। अगर कम और ज्यादा है तो इसकी यूनिट क्या होती है? ये कितना है, ये कितना है? तो एबिलिटी का, क्वालिटी का तो हम लोग मेजरमेंट करते हैं, इनएबिलिटी का कैसा मेजरमेंट? तो आंसर है उसका भी मेजरमेंट होता है। इनएबिलिटी का मेजरमेंट कैसे होता है? इनएबिलिटी का मेजरमेंट होता है कि हमने एक यहां पर साइकिल रखी और उस साइकिल को ऐसा पुश किया, साइकिल का व्हील चलना शुरू हो गया, पुश किया, 5 न्यूटन फोर्स लगाया, चलना शुरू हो गया, रोल होना शुरू हो गया, तो उसकी इनएबिलिटी हमने ओवरटेक कर ली, ओवर पावर कर ली। कितने फोर्स से? 5 न्यूटन। ठीक है, हमने कहा ठीक है भाई, आपको तो बड़ा अच्छा आता है किसी भी चीज को घुमाना, थोड़ा इसको भी घुमा दो। ये कौन है? रोड रोलर। तो उसको आप घुमाने गए, 5 लगाया, 50 लगाया, 500 लगाया, नहीं, उसकी क्या चीज ज्यादा है? इनएबिलिटी टू मूव, उसका इनर्शिया ज्यादा। तो इनर्शिया भी कम और ज्यादा होता है। ठीक है, अब हम ढूंढने चले कि क्यों कम या ज्यादा हुआ, तो एक चीज तो हमको समझ में आई कि वो भारी है। ठीक है, भारी होने के कारण ज्यादा होता है, दैट इज वेरी ट्रू। उसके बाद हमने दूसरी चीजें भी देखी। दूसरी चीजें क्या देखी कि हमने एक 50 किलो का व्हील बनाया, 50 किलो का व्हील बनाया और अलग अलग तरीके से बनाया। 50 किलो सेंटर में रखा और उसके चारों तरफ एक रिम बना दिया, या 45 किलो सेंटर में रखा, 5 किलो का रिम बना के स्पोक से जोड़ दिया, 50 किलो का व्हील बन गया। दूसरा 50 किलो का व्हील बनाया, उसका 5 किलो का एक्सल और 45 किलो कहां रखा? व्हील पे रखा, दोनों को बोला ढकेलो। जब हम दोनों को ढकेलने गए तो क्या देखा कि जिसका 5 किलो का रिम था और 45 किलो बीच था, बड़े आराम से मूव कर गया, जबकि जिसका 45 किलो किनारे किनारे था, उसको जब हम ढकेलते हैं तो उनको ज्यादा जोर लगता है, तो उसकी इनएबिलिटी ज्यादा, उसका इनर्शिया ज्यादा घूमने का, जबकि दोनों का मास कैसा है? अब हमको एक नई चीज पता लगी कि सेम मास होने के बावजूद भी इनर्शिया अलग अलग हो सकता है, घूमने का इनर्शिया अलग अलग हो सकता है। तो इसमें क्या चीज इन्वॉल्व है? इसमें इन्वॉल्व है कि मास को हमने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया, मास सेंटर में है कि मास किनारे पे है। वैसे ही 1 किलो का हमने एक गोली बनाई लोहे की, 1 किलो का बॉल, उसको ढकेला। 1 किलो के बॉल को पीट के हमने डिस्क बनाई, उसको ढकेला, तो हमने देखा डिस्क में हमको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है ढकेलने के लिए, और गोले में कम फोर्स लगाना पड़ता है। दोनों का वेट 1 किलो है, लेकिन एक का रेडियस ज्यादा है सर्कल का। तो हमको ये लगा कि हर जगह हम क्या देख रहे हैं कि मास अगर बराबर है तो रेडियस से बहुत फर्क पड़ता है। रेडियस को हम 2 गुना करते हैं, हमको फोर्स 4 गुना लगाना पड़ जाता है, जबकि मास को 2 गुना करते हैं तो फोर्स 2 गुना लगता है। तो मास के साथ फोर्स हमारा कैसा हुआ? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन रेडियस के साथ डबल स्क्वायर, रेडियस को 3 गुना कर देते हैं तो हमको फोर्स कैसा लगाना पड़ जाता है? 9 टाइम्स। तो रेडियस इज वेरी इंपॉर्टेंट गोल ढूंढने के लिए। तो ये जो इनएबिलिटी के टेस्ट हम करते हैं, इनएबिलिटी को पार करने के लिए फोर्स लगा लगाकर हम उसको टेस्ट करते हैं कि इसकी इनएबिलिटी कितनी ज्यादा।
उस इनएबिलिटी को देखने के बाद हमने रिजल्ट क्या निकाला कि कोई भी चीज को हम घुमाना चाहते हैं, रोटेट करना चाहते हैं, तो वो अपनी इनएबिलिटी दिखाती है कम या ज्यादा, और ये इनएबिलिटी की क्वांटिटी दो फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है, वन इज मास एंड वन इज रेडियस, मास एंड रेडियस, इन दोनों में। उसके बाद हमने एक्सपेरिमेंट कर करके देखे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट, स्क्वायर के प्रोपोर्शनेट, क्यूब के प्रोपोर्शनेट, किसके प्रोपोर्शनेट है, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट, ऐसा करके हमने उसको क्वांटिफाई किया, और क्वांटिफाई करके हमने एक फॉर्मूला निकाला कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये जो इनर्शिया है, ये इनर्शिया हमने निकाला, दिस इज प्रोपोर्शनेट टू m एंड दिस इज प्रोपोर्शनेट टू r square, m and r square. R is what? Radius of rotation. M is what? Mass of the system, mass of the point. और इसका नाम हमने दिया I. इसको हम इनर्शिया अगर बोलते हैं तो इनर्शिया शब्द हमने रिजर्व किया हुआ है लीनियर मोशन में। किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं, इट हैज ए इनएबिलिटी टू क्रिएट ए लीनियर मोशन, दैट इनएबिलिटी इज मेजर्ड एज इनर्शिया, एंड हाउ मच इज दैट इनर्शिया इक्वल टू, आंसर दैट इनर्शिया इज इक्वल टू इट्स मास, बस। तो लीनियर मोशन में अपोज करने वाला सिर्फ कौन होता है? मास, दैट इज इनर्शिया। उसके लिए तो इसको हम क्या कहेंगे? अगर उसको इनर्शिया कहेंगे तो यहाँ रेडियस इन्वॉल्व हो गया, और मैंने आपको बताया था जिस चीज में रेडियस इन्वॉल्व होता है उसके लिए हम कौन सा शब्द लिखते हैं? मोमेंट। तो ये क्या बन गया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, तो अभी तक जो आपने पढ़ा सुना समझा, उससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन क्या बनती है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सिस्टम या मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इज इट्स इनएबिलिटी moment of inertia of a body is its ability to change its condition of rotational motion. Condition of rotation, motion. That means if a body or a particle is making a rotational motion, it will keep making a rotational motion unless external force is applied on it. तो ये जो उसकी प्रॉपर्टी है, this is moment of inertia. How it is measured?
ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब थोड़ा सा डिफरेंशिएट हमको करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए पार्टिकल एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए पार्टिकल, ये एक पार्टिकल का मास m है, ये इस पॉइंट के चारों तरफ घूम रहा है और इसका रेडियस है r। इसके घूमने की एक्सेस ऐसी एक इस पर परपेंडिकुलर बनाते हुए ये चारों तरफ घूम रहा है। हमेशा एक्सिस के परपेंडिकुलर पर ही ऐसा घूमेगा, तभी इसको एक्सिस कहेंगे। ओके, so moment of inertia of this particle is moment of inertia of this particle is I equal to mr square. I equal to mr square. अब अगर यहां पर एक से ज्यादा पार्टिकल हैं, जैसे एक बॉडी है उसके पास ये इतने सारे पार्टिकल, ये पार्टिकल 1 इसका रेडियस 1, ये रेडियस 2 जिसका मास m2, रेडियस 3 मास m3 और रेडियस 4 मास m4, और ये सब पार्टिकल एक जैसी एंगुलर वेलोसिटी से ऐसे घूम रहे हैं। द सेम एंगुलर वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि एक ही सिस्टम का पार्ट है, एक ही बॉडी का पार्ट है। जैसे पंखा घूमता है तो पंखे का हर पार्टिकल कौन सी वेलोसिटी सेम रखता है? आंसर है एंगुलर वेलोसिटी। सब एक ही टाइम में एक जैसा एंगल बनाते हैं, तो एंगुलर वेलोसिटी सबकी बराबर होती है, इन सब की एंगुलर वेलोसिटी बराबर है। तो इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम, तो आंसर है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम इज ए सिंपल सम ऑफ ऑल द पार्टिकल्स m1 r1 square plus m2 r2 square plus so and so mn rn square. This is मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम। इसको मैं ब्रीफ में ऐसा लिख सकता हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम I is equal to I1 plus I2 plus I3 and so m1 r1 square, m2 r2 square, m3 r3 square and like that. Okay, so this is moment of inertia of the system. Moment of inertia कैसी क्वांटिटी होती है? Is it scalar or is it vector? तो आंसर है moment of inertia is a scalar quantity. Moment of inertia is a scalar quantity. ओके, इसके बाद इसकी यूनिट क्या होगी? बोलिए। केजी, मीटर स्क्वायर, mr स्क्वायर। डायमेंशन बताइए। m स्क्वायर, ठीक है? ओके, अच्छा।
अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिग्निफिकेंस क्या है एंड हाउ डू वी डू द कैलकुलेशन। सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस ये है, मोर इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोर डिफिकल्ट इज टू चेंज द कंडीशन ऑफ मोशन। देखिए, हमारे पास दो बॉडीज हैं, दो स्फीयर है, बोले दोनों में हमने रोटेशनल मोशन स्टार्ट किया, दोनों को ऐसे जमीन पर लुढ़का दिया, दोनों में हमने रोटेशनल मोशन एक ऐसा स्टार्ट किया, एक का रोटेशनल मोशन 5 सेकेंड में खत्म हो गया फ्रिक्शन के कारण, दोनों पे फ्रिक्शन लग रहा है, एक 5 सेकेंड में खत्म हो गया, पास में रुक गया, दूसरा 8 सेकेंड तक चलता रहा, दूर जाकर रुका। तो आप क्या समझते हैं, किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, पहले का कि दूसरे का? हमने कौन सी कंडीशन उसमें क्रिएट कर दी थी? मोशन, रोटेशनल मोशन। चेंज क्या होगा? रुकना। तो कौन अपनी कंडीशन को ज्यादा देर तक रिटेन किया? सेकेंड। रुकने की कोशिश नहीं कर पाया, नहीं रुक पाया, कौन? सेकेंड वन। नहीं रुक पाया, उसकी इनेबिलिटी, इसलिए इनर्शिया किसका ज्यादा हुआ? सेकेंड वाले का इनर्शिया ज्यादा। तो एक बड़ा सिंपल रूल याद रखिए, चलती हुई चीज चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, अगर उसका क्या ज्यादा है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा, और तुरंत रुक जाएगी फोर्स लगाने से, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम। ठीक है, फिर से सुनिए, एक साइकिल का चक्का चल रहा है, रास्ते में एक पत्थर आया, उस पत्थर के कारण ऐसे चक्के को ऊपर चलना पड़ा और चक्का रुक के नहीं चढ़ पाए। दूसरी बार हम एक दूसरा चक्का लेकर आए, फिर से वो उसी स्पीड से आया, अब वो पत्थर आया, ये ऐसा ऊपर गया, फिर ऐसा नीचे गया और चलते रहा। ये कंडीशन ऑफ मोशन इसने अपनी चेंज नहीं की, पत्थर आने के पहले भी चल रहा था, पत्थर के ऊपर चढ़ के कूद गया, फिर भी चलते रहा, चलते रहा, चलते रहा, चलते रहा, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है कि कम? ज्यादा। और जो रुक गया उसकी कंडीशन जल्दी चेंज हो गई, यानी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा है? कम। ठीक है, आप कैसा चक्का पसंद करेंगे? ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कि कम? नहीं, हम लोग ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला पसंद करते हैं। क्यों? हम साइकिल का पैडल मारना बंद करेंगे, रास्ते में छोटे पत्थर आए, बड़े पत्थर आए,
आएंगे ही आएंगे, गिट्टी आएगी। हम क्या चाहते हैं, साइकिल स्मूथ चलती रहे जब तक हम दोबारा पेडल नहीं मारते। और अगर हर छोटे छोटे गिट्टी पे साइकिल खड़ी होनी शुरू हो गई, दैट इज वेरी अनकंफर्टेबल, हर बार हमको फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इफ वी वांट ए कंफर्टेबल राइड, देन व्हाट शुड बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेस और मोर। जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा उतनी हमारी राइड कंफर्टेबल होगी। इसलिए साइकिल की बजाय मोटरसाइकिल पे ज्यादा आराम होता है। मोटरसाइकिल से कार पे ज्यादा आराम होता है क्योंकि वो ज्यादा भारी होती है। जितनी भारी गाड़ी होती है उतने वो छोटे मोटे रेस्ट्रिक्शन जो रास्ते में आते हैं सबको पार कर जाती है, कोई उसको रोक नहीं पाता। दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हम क्या चाहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा रहे। सो हाउ डज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अफेक्ट अवर लाइफ? इट मेक्स अवर राइड वेरी स्मूथ। और ये हमको बहुत जगह हेल्प करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किस तरह से हेल्प करता है? जब हमारी मोटरसाइकिल चलती है तो हीट के चैप्टर में जाके हम पढ़ेंगे कि 4 स्ट्रोक इंजन जो होता है उसमें जब पेट्रोल चलता है, ये पिस्टन है सिलेंडर के अंदर, यहां पर पिस्टन है और इसके साथ नीचे व्हील लगा रहता है। ये व्हील ऐसा घूमता है। जब ये पिस्टन नीचे आएगा तो ये भी ऐसा नीचे जाएगा तो व्हील ऐसा घूमेगा। ओके, यहां पर स्पार्क प्लग से पेट्रोल चलता है। तो यहां पेट्रोल चला, पावर आई, पावर आने से ये पिस्टन नीचे आया तो ये चक्का ऐसा चला। अब ये पिस्टन नीचे आ गया पूरा, ये चक्का पूरा चला, मोशन आ गया, चक्के नीचे आ गया। अब ये पेट्रोल जल के धुआं बन गया। ये धुआं निकालने का रास्ता हमने दिया हुआ है इसमें, पर ये धुआं बना। अब अगर ये धुआं बन गया तो एक बार ही तो हुआ, गाड़ी रुक जाएगी और आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए, दूसरी बार चलना चाहिए। दूसरी बार चलने के लिए क्या चाहिए, पिस्टन ऊपर आना चाहिए, धुआं बाहर निकलना चाहिए, नया पेट्रोल आना चाहिए, फिर से स्पार्क होना चाहिए, तब फिर दोबारा चलेगा। उसके लिए सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम ये है कि ये जो पिस्टन नीचे आया है ये वापस ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा तो यहां से धुएं को ढकेल कर निकालेगा। क्यों जाएगा वो ऊपर से उसको धक्का मिला है, नीचे आ गया। अब वो ऊपर कौन कैसे जाएगा? हम तो उसको धक्का नहीं दे पाएंगे। तो क्या होता है कि जैसे ही ये नीचे आता है ये इस व्हील को घुमाता है। नीचे आते समय अपनी पावर से फोर्स लगाकर इस व्हील को घुमा दिया और व्हील घूमना शुरू हो गया। अगर व्हील घूमना शुरू हो गया तो उसमें क्या आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोशन के कारण क्या आ गया उसमें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया उसके कारण वो क्या करेगा, घूमता ही रहेगा, घूमता ही रहेगा। तो जब ये यहां से घूम के ऐसे ऊपर जाएगा तो पिस्टन भी क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। ऊपर जैसे ही पिस्टन जाता है इसका धुआं निकल जाता है बाहर। फिर ये और घूमता रहता है, फिर ये घूम के नीचे आएगा। जब ये नीचे आएगा तो ये पिचकारी जैसे ऐसे नीचे आता है, जैसे पिचकारी को हम खींचते हैं वैसे नीचे आता है और इधर से पेट्रोल को खींच लेता है। फिर ऊपर जाता है, फिर ऊपर जाता है और उस पेट्रोल को दबाता है, उसमें फिर से आग लगती है, फिर से पावर बनती है, फिर पावर बनती है, इतनी जोर का धक्का लगता है ये फिर घूमना शुरू हो जाता है। एक बार पेट्रोल का लगा हुआ धक्का इसको 10 बार घुमा सकता है। पहली बार वो ऐसे घूमता है, धुआं बाहर निकल जाता है। दूसरी बार वो ऐसे घूमता है, पेट्रोल खींच लेता है। तीसरी बार घूमता है, पेट्रोल को जलाता है। चौथी बार जाता है, स्पार्क होता है। कितने स्ट्रोक हुए? 4, दैट इज 4 स्ट्रोक। तो इसमें पावर का स्ट्रोक कितनी बार हुआ? एक बार। बाकी 3 स्ट्रोक किसने करवाए?
यस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया? व्हील का। अगर कम पड़ गया तो क्या होगा? रुकेगा, दोबारा किक मारो। जब हम किक मारते हैं तो हम उसको वो 3 स्ट्रोक देते हैं ताकि वो पावर पकड़ ले। समझ आया? उसके बाद वो अपना देना शुरू कर देता है। तो वहां पर कौन काम में आता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, क्या होता है कि इसका इनर्शिया सफिशिएंट नहीं होता। हम चाहते हैं कि इतना इनर्शिया रहे कि इतने भारी पिस्टन को 3 बार 4 बार घुमा ले। ये तो मोटरसाइकिल है, छोटी सी चीज। एक लोको इंजन की बात सोचो, या डीजल इंजन जो कि रेलवे का इंजन होता है, उसका पिस्टन कितना बड़ा होता होगा, उसको 3 बार घुमाना है। तो ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको भी बहुत भारी बना, इसको अकेले को ही 500 किलो का बना देते, 200 किलो का बना देते। हम क्या बढ़ा देते? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr², m बढ़ा देते, r बढ़ा देते, एक बड़ा सा व्हील बना देते। उसका काम क्या है? एक बार घुमाओ, घूमता रहेगा, रुकेगा नहीं। छोटे मोटे अड़चन आएगी तो नहीं रुकेगा, चलता जाएगा। वो हमको इंजन में काम आता है। और देखिए, गन्ना वाली मशीन, गन्ने का रस निकालने वाली मशीन, उसको एक आदमी बड़े आराम से ऐसे घुमा रहा है, जैसे ही गन्ना बीच में आता है उसका हाथ रुक जाता है। क्यों? फोर्स आ गया और रोटेशनल मोशन रुक गया। अब वो क्या करता है कि जिसको वो घुमा रहा है, रोलर, 2 रोलर के ऊपर नीचे, एक रोलर के साथ में वो एक बड़ा सा व्हील लगा देता है, भारी। उसका रेडियस भी बड़ा और उसका मास भी बड़ा, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा हो गया? बहुत ज्यादा। बिना गन्ने के खाली वो उसको ऐसा घुमा देता है, स्पीड। अब उसमें क्या आ गया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब उसमें गन्ना डालता है, अब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना ज्यादा है कि वो रुकेगा नहीं, गन्ना आए या कुछ भी आए। तो वो क्या करता है? गन्ने को दबाते हुए अंदर खींच लेता है। लेकिन अगर अकेला इसका हाथ होता तो क्या होता? रुक जाता, ब्रेक लग जाता। अब उस चक्के का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसमें जुड़ गया, उसके कारण वो गन्ना रुकता नहीं है, आगे चलते चला। तो ये किसका एप्लीकेशन हुआ? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ने क्या किया? उसकी ये जो राइड थी, इस राइड को उसने स्मूथ बनाया। तो मशीन की राइड, साइकिल की राइड, किसी की भी राइड हो, किसी भी चीज का चलना हम स्मूथ बनाते हैं, बम्पर फ्री बनाते हैं। किससे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है? अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैसे बढ़ाएंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, दिस विल स्टडी द नेक्स्ट क्लास। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ ऐसी बॉडीज देते हैं जो हमारी नॉन शेप्स है, जैसे रिंग है, डिस्क है, स्फीयर है, ये सभी शेप्स को हम जानते हैं। इन शेप्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितने होते हैं? पहले पिछले सालों में इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेरिवेशन भी हमारे सिलेबस में था। अभी उस डेरिवेशन को हटा दिया गया है। सिंपली वी हैव टू रिमेंबर कि क्वांटिटी कितनी होती है। जैसे सबसे सिंपल शेप जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाला है, दैट शेप इज रिंग। ये एक रिंग है। एक्सेस हमने कौन सी दी इसमें? सेंटर ऑफ मास से परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। इसका ये मतलब है कि ये वाली जो रिंग है इस एक्सिस के चारों तरफ घूमती है। ये इस तरह से ऐसे घूमता है रिंग। ठीक है? ओके। सिर्फ रिंग, डिस्क नहीं है। रिंग ऐसा घूमेगा, एम 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 एम, हर जगह एम का डिस्टेंस कितना है? आर के बराबर है। तो
हर जगह हर पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होगा, दूसरा mr², तीसरा mr², चौथा mr² और सबको मिला देंगे तो टोटल m इंटू r²। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मिलेगा mr²। इसको एक्सिस को किस तरह से डिफाइन करना है, आपको अपनी लैंग्वेज पे इतना कंट्रोल होना चाहिए कि आप इसकी एक्सिस को डिफाइन कर सकें और इसकी एक्सिस को अगर लिखी गई है तो उसको समझ सकें। जैसे इस एक्सिस को हमने कैसे डिफाइन करना है, तो एक्सिस के लिए दो चीजों को डिफाइन किया करिए। एक, उस एक्सिस की शेप के किस पॉइंट से वो एक्सिस जाती है, दूसरा उसके प्लेन के साथ उसका क्या एंगल है। यहां पर ये वाली एक्सिस और ये प्लेन एक दूसरे से कैसे हैं, राइट एंगल पे, और कहां से ये पास हो रही है, सेंटर ऑफ मास। तो इसकी एक्सिस को हम क्या लिखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट एन एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू center of mass and normal to plane। डिस्क्रिप्शन हो गया। तो एक्सिस का डिस्क्रिप्शन बहुत जरूरी है क्योंकि इससे मोशन चेंज हो जाता है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है, mr²। ओके, दूसरा हम लेते हैं, यही रिंग हमने लिया, लेकिन अब हमने इसकी एक्सिस चेंज कर दी। अब हम इसको ऐसा न घुमाकर ये हमने एक्सिस ली डायमीटर और इसको ऐसा घुमाना शुरू किया इस तरह से, यानी कि ऐसा घूमने में क्या है कि जब ये इस तरह से घूमेगी तो ये वाला मास का रेडियस बहुत छोटा है, ये वाले मास का रेडियस उससे बड़ा है, ये वाले मास का रेडियस उससे भी बड़ा है। तो जब ऐसे घूम रहा था तो हर मास का रेडियस किसके बराबर था, कैपिटल आर के बराबर, और जब ऐसे घूमेगा तो इसी का कैपिटल आर है, बाकी सब पॉइंट का उससे कम है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल कम हो गया। तो कितना हो गया उसको हमने कैलकुलेट किया, अभी हम लोग करेंगे, उसको डेरिवेशन भी करेंगे। एंड दिस विल कम टू बी, ये यहां हमने इसका डायग्राम बनाया ये, और ऐसे घूम रहा है, यहां पर ऐसा रोटेशन है, यहां ऐसे रोटेशन। इसकी एक्सिस को लिखेंगे कैसे, कम से कम शब्दों में, अबाउट एक्सिस, एक्सिस इज डायमीटर, एक्सिस क्या है बच्चे, डायमीटर। ऐसे में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, दिस विल बी हाफ mr²। This is diameter. About diameter half mr²। अब हमने लिया this, ये this is this। दिस के लिए भी एक बार ऐसी शेप थी, कौन सी एक्सिस है ये, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, नॉर्मल टू प्लेन, नॉर्मल टू प्लेन।
तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ mr², where r is its radius and m is its mass. अब हमने ये जो डिस्क ली है, इस डिस्क में ये डायमीटर ऐसा जो अबाउट डायमीटर हमेशा हाफ हो जाता है एंड दिस विल बिकम 1/4 mr². इन रॉड, ये एक रॉड है जिसकी लेंथ है L और ये इस एक्सिस के दोनों तरफ ऐसे घूम रही है, यानी ये रॉड ऐसे घुमा रहे हैं। ये एक्सिस है, एक्सिस के अबाउट घूमती है। इसका मास m है, तो एक्सिस को क्या लिखेंगे? नॉर्मल टू रॉड passing through center of mass. Normal to rod passing through center of mass, और उसका फॉर्मूला है 1/12 ml². लेमिना, ये एक रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ है L, विड्थ है Z है B, L एंड B, और ये एक्सिस पर चारों तरफ घूम रहा है। ये इस तरह का लेमिनेट है और ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? तो आंसर है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इसी तरीके से ml² प्लस a²/12। नॉर्मल टू प्लेन passing through center of mass. ओके, ऊपर लेता हूं। ये आपने नोट कर लिए? ठीक, जी क्या चीज? L² प्लस B², लेंथ एंड ब्रेथ। लेमिना की लेंथ, लेमिना की ब्रेथ, L एंड B।
ये सिलेंडर को हम ये मान सकते हैं कि ये एक रिंग है और वो रिंग इतना चौड़ा है, इसलिए इसके और रिंग के फॉर्मूले में कोई डिफरेंस नहीं होता। दिस इज mr²। ओके, हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है। हॉलो का ज्यादा होता है, 2/3 इज ए लार्जर क्वांटिटी, ठीक है, और सॉलिड का कम होता है। तो दैट इज अंडरस्टूड। हॉलो में पूरा मास किनारे किनारे पे होगा, तो सॉलिड में अंदर तक भरा होगा, उसका रेडियस कम हो जाता है। ओके, so these are the formulas for moment of inertia of the different shapes. इन्हीं को लेकर इसमें आप देखेंगे सब में हमने एक्सिस कैसी ली है, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। अब इस एक्सिस को अगर हम चेंज करते हैं, एक्सिस को चेंज करते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाता है। क्यों चेंज होता है? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अलग अलग एक्सिस पर अलग अलग होता है। अभी जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, अगर हमने ऐसा रिंग लिया है, ये रिंग किनारे किनारे, तो सबके सब मास के पॉइंट हैं, सबका डिस्टेंस कैपिटल आर के बराबर है। पर अगर हम ऐसा एक्सिस कर दें तो ये वाले पॉइंट का रोटेशन छोटे रेडियस पे होगा, इसलिए उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा। तो कुछ पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाता है। क्यों कम हो गया? वही रिंग है, तो आंसर है क्योंकि हमने एक्सिस को चेंज कर दिया। तो एक्सिस को चेंज करने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होता है। क्यों चेंज होता है? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास हर एक्सिस के लिए डिफरेंट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे स्फीयर में आप कहीं से भी ले जाइए, स्फीयर में कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक वो सेंटर से जा रहा है तब तक सभी डायमीटर के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास एक जैसा रहे, क्योंकि एकदम ये परफेक्टली होमोजीनियस शेप है, सिमेट्रिकल शेप। ओके, तो अब हम ट्राई करेंगे कि जब हम एक्सिस बदलते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे चेंज होता है। देखिए, एक्सिस चेंज करने के लिए हमारे पास दो थ्योरम है। वन इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, इसको हम पिछली क्लास में कर चुके हैं, नहीं किया है? ओके, विल डू इट टुडे। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये एक ऑब्जेक्ट है
इसको 3 एक्सिस पर मैं घुमा सकता हूं। इस एक्सिस का नाम मैंने रखा Z एक्सिस। तो ये कैसे घूमेगी? इस तरह से सारे पार्टिकल ऐसे घूम रहे हैं और ये सब मिलकर अपना अपना mr² करते हैं और पूरे का अगर हम एडिशन कर दें तो वो क्या बन जाता है? सिग्मा mr², दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कंप्लीट बॉडी। ओके, इसको हम कहेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट Z एक्सिस और इसका नाम हम लिखेंगे IZ। अब इसी डिस्क को ऐसे ही रखा हुआ है, घुमाने का तरीका हमने बदला और ये बना दी इसकी एक्सिस। ये एक्स डायरेक्शन है, तो अब ये ऐसे नहीं घूमेगी। कैसे घूमेगी? ऐसे घूमेगी। फिर से हर पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जो कि कम होगा, जितना भी होगा उसका हमने नाम रखा। उसका नाम क्या रखा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक, ओके। उसके बाद हमने ये ऐसा रखा, ये एक्स था, ये कौन सी डायरेक्शन है? वाई डायरेक्शन में एक्सिस बनाई और इसको ऐसे घुमाया। इसका भी कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, इसका मेजरमेंट किया, इसका मेजरमेंट किया और इसको हमने लिखा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। इस तरह से 3 तरह से हम इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। ओके, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाले, इनका आपस में रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? ये आई एच और आई वाई, इन दोनों को ऐड करें तो ये किसके बराबर हो जाएंगे? आई जेड। इस तरह से आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। दिस इज, ये जो तीनों एक्सिस थे ये कैसे थे? एक दूसरे के परपेंडिकुलर। इसलिए इस थ्योरम का नाम हमने क्या दिया? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ओके, अब इसका छोटा सा प्रूफ देखिए। प्रूफ देखते हैं, उसके बाद इसका एप्लीकेशन देखेंगे। ये एक बॉडी है, ये Z एक्सिस है, विच इज पासिंग थ्रू ए पॉइंट O। यहां पर हमने कोई भी एक लाइन इस प्लेन में खींच दी और इस लाइन को हमने मान लिया एक्स एक्सिस, एक्स एक्स डैश। इसके नॉर्मल से हमने एक लाइन खींची, ये इसके नॉर्मल एक लाइन खींची, इसको हमने मान लिया वाई वाई डैश। ये एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ये दोनों एक दूसरे के राइट एंगल पर हैं और इन दोनों के राइट एंगल पर कौन है? जेड जेड। ये तीनों एक्सिस बन गई जो हमने एक्सिस बनाई थी, जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक है, ये 3 डायरेक्शन ऐसे हो। अब इस प्लेन पर, प्लेन कौन सी एक्सिस में आ रहा है? आंसर है एक्स वाई एक्सिस में आ रहा है। जेड क्या है? उस पर नॉर्मल। ओके, हमने यहां पर कोई एक पॉइंट माना, इस पॉइंट पर एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल का मास m है। ये पार्टिकल यहां से O से r डिस्टेंस पर है, r। इस m पार्टिकल के, m मास वाले पार्टिकल के कोऑर्डिनेट x और y। x कोऑर्डिनेट कैसे नापा जाता है? यहां से x एक्सिस पर, यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ऐसे बनाया, ये इसके पैरेलल, और यहां से नापा 1 2 3 4 5 6 x। कितना पार्ट हो गया? x। उसको क्या बोलेंगे? इसका x कोऑर्डिनेट। यहां से इसके पैरेलल हमने लाइन खींची, ये वो y पर क्या आएगी? नॉर्मल।
ये वाला जो डिस्टेंस है 1 2 3 4 5 ये क्या कहलाएगा? इसका y कोऑर्डिनेट। तो ये वाला डिस्टेंस क्या है? x और ये वाला डिस्टेंस क्या है? y। x और y कोऑर्डिनेट समझ में आए? जैसे ये डिस्क हम ऐसे घुमा रहे हैं, इसमें हमने एक पॉइंट लिया यहां। ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है r। ये क्या डिस्टेंस है? r। और ये हमने x कोऑर्डिनेट बनाया, तो ये वाली जो हाइट है, ये डिस्टेंस इसका x कोऑर्डिनेट और ये वाला डिस्टेंस इसका y कोऑर्डिनेट। इस तरह से इस पॉइंट को हमने डिजाइन किया और ये इसका एड्रेस बनाया। अब यहां पर देखिए I सेट किसके बराबर होगा? ओके, इसका प्रूफ आपको लिखना होता है, इसलिए मैं उसको लिखने की स्टाइल में लिखता हूं। Let there be a point at distance r from z-axis is n. It has coordinates x, y. With respect to two axes, with respect to two axes, xx dash and yy dash. Okay. Then I about z-axis is equal to m r square. This is equal to m और r square को हम लिख सकते हैं y square plus x square by using Pythagoras theorem. R square is equal to y square plus x square या x square plus y square लिखना है। ये r square is equal to y square plus x square and this is equal to my square plus mx square. ठीक, ओके। अब देखिए सबका लिखना हो गया, इधर ध्यान दीजिए। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। इस पॉइंट m को पकड़ा, ये वाला y को रेडियस माना ऐसे और इसको ऐसे घुमाना शुरू कर दिया, ये इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ इस पॉइंट को ऐसे घुमाते चले गए। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? m इंटू वाई स्क्वायर। कौन सी एक्सिस के चारों तरफ घूम रहा है? एक्स एक्सिस के। तो m इंटू वाई स्क्वायर इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट विच एक्सिस? एक्स एक्सिस। m इंटू वाई स्क्वायर इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, इसलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं? I अबाउट एक्स एक्सिस। समझ आया? अगर ये आपको समझ आया तो इसको देखिए, ये कौन सी एक्सिस है? वाई एक्सिस। यहां हमने m को पकड़ा और ऐसा घुमाना शुरू कर दिया, ये
कितने रेडियस से, x रेडियस से, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बना, mx स्क्वायर। तो ये जो mx स्क्वायर है किस एक्सिस के चारों तरफ है, y डैश के अबाउट है, इसलिए mx स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, I y। ये क्या चल रहा है, तो iz इज इक्वल टू ix प्लस my। ओके, थोड़ा सा इसमें करेक्शन करते हैं, ये iz इसके बराबर होता है mr स्क्वायर, इससे अगला स्टेप ऐसे लीजिए, सिग्मा mr स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा my स्क्वायर प्लस सिग्मा mx स्क्वायर। अगर हम सिग्मा करते हैं तो ये पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाता है, अगर सिग्मा नहीं करते तो एक पार्टिकल का बनता है। तो हमने सिग्मा कर दिया उसको, तो अब ये क्या बन गया, I about z फॉर द बॉडी इज इक्वल टू I about x एक्सिस प्लस I about y एक्सिस। ये बन गया, दिस इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इसमें कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़ा है, iz, ix या iy, iz, क्योंकि वो दोनों का सम है। iz, z की क्या स्पेशलिटी है, z की ये स्पेशलिटी है कि वो प्लेन में नहीं है। ये देखिए z कहां पर है, z ऐसा, ये प्लेन के नॉर्मल, और x और y दोनों कहां है, प्लेन में। ये याद रखिएगा, ऐसा नहीं सोचना है कि ix स्क्वायर इज इक्वल टू iy स्क्वायर प्लस iz स्क्वायर भी होगा, नहीं होगा। हमेशा हमेशा बड़ा कौन रहेगा, जो नॉर्मल के चारों तरफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, उसके दो हिस्से कौन से होंगे, जो कि इसके अंदर, वो बात ठीक है। तो कोई भी एक नॉर्मल, कोई भी दो नॉर्मल के बराबर होगा, ऐसा नहीं है। ये वाला जो है ये इन दोनों के बराबर होता है। ओके, सो दिस इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का एक छोटा सा एप्लीकेशन देखिए, बाद में आप इसके कॉन्जुगेटेड सम्स भी बनाएंगे। अभी एक सिंपल सैंपल देखते हैं इसका एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ये रिंग है, इस रिंग में ये z एक्सिस है, ओके। हमको ये निकालना है z एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमने डिफरेंट मेथड से निकाला और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया I इज इक्वल टू mr स्क्वायर। वो कोई बहुत बड़ा खास मेथड नहीं है, देखिए उसको भी कर लेते हैं। ये इस पार्टिकल का मास है m, इस पार्टिकल का मास है m, इस पार्टिकल का मास है m, और सभी m को अगर हम जोड़ दें ये, तो ये क्या बन जाता है, कैपिटल M, मान, ठीक है। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, mr स्क्वायर। दिस इज इनर्शिया ऑफ द फर्स्ट बॉडी। हमको क्या मालूम है, इनर्शिया ऑफ द कंप्लीट बॉडी इज इक्वल टू इनर्शिया ऑफ वन पार्टिकल प्लस इनर्शिया ऑफ सेकेंड पार्टिकल प्लस इनर्शिया ऑफ थर्ड पार्टिकल प्लस इनर्शिया ऑफ nth पार्टिकल, अगर इसमें टोटल n पार्टिकल है। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी इस तरह से आपस में ऐड होती है।
ओके, तो पहले पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया, mr²। दूसरे का कितना आया, mr²। तीसरे का कितना आया, mr²। इस तरह से करते करते mr²। हर एक में से हमने r² कॉमन निकाल दिया, तो अंदर क्या बचा, और ये m प्लस m किसके बराबर है, mr²। व्हाट इज दिस शेप, मास ऑफ द टोटल रिंग्स। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग व्हिच इज मूविंग अराउंड इट्स नेचुरल एक्सिस। ये बात समझ में आई, ये इसका फॉर्मूला बन गया। तो ये फर्स्ट बेसिक फॉर्मूला बना, इससे फिर हम आगे बढ़ते जाते हैं। इससे डिस्क का फॉर्मूला बनेगा, डिस्क से सिलेंडर का फॉर्मूला बनेगा, उसी डिस्क से स्फीयर का फॉर्मूला बनेगा, ऐसे कर करके फॉर्मूला करते चले जाएंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी अगर क्लास 11 में तो इसको नहीं पूछा जाता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव के लिए आपको इसको तैयार करना होगा, डेरिवेशंस को, और 1 बाय 1 करेंगे, वो भी बनेंगे। ओके, फिलहाल ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। हाँ, अब हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि अगर हमने इसको डायमीटर के चारों तरफ घुमाया रिंग की, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो एप्लीकेशन में हमने क्या निकाला, फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग अबाउट इट्स डायमीटर। ओके, we know by symmetry अगर हम इसको x एक्सिस पर घुमाएं और y एक्सिस पर घुमाएं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक समान ही होगा। ठीक है, ऐसे x एक्सिस पे घुमाया और ये y एक्सिस पे घुमाया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक जैसा ही है क्योंकि सिमेट्रिकल सरफेस है। सो बाय सिमेट्री Ix इज इक्वल टू Iy। By perpendicular axis theorem, Iz is equal to Ix plus Iy, or Iz is equal to Ix plus Ix to Ix, और Iz इसका कितना होता है, अभी हमने किया, इसका Ix Iz कितना होता है, mr²। इसका रिंग का mr² is equal to 2Ix, therefore Ix is equal to, ये इधर आ जाएगा, this is half mr²। So Ix क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर। So moment of inertia about diameter is half mr²। ये हमने इसका एक एप्लीकेशन करके निकाला। ठीक है, इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। ये किसके लिए है, प्लेन के लिए, सिर्फ प्लेन सरफेस के लिए जिसमें x और y के परपेंडिकुलर z होगा। इसको आप हर शेप में नहीं लगा सकते, जैसे आप इसको स्फीयर में नहीं लगा सकते, सिलेंडर में भी नहीं लगा सकते। ठीक है, तो इसके बड़े लिमिटेड यूज हैं, पर प्लेन में आप इसको लगाएंगे, प्लेन लैमिनेट्स के लिए, प्लेन सरफेसेस के लिए ये काम में आएगा। ठीक है, अब दूसरा थ्योरम इसका देखते हैं, दैट इज थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ओके, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस।
ये सेंटर ऑफ मास से जाने वाली z एक्सिस और ये उसके एक पैरेलल एक्सिस हमने बनाई। जैसे ये कौन सी एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास से जाती है। अब इस बॉडी को मैं घुमाना चाहता हूं इस एक्सिस पर। कैसे घूमेगी? ऐसे घूमेगी। इस एक्सिस पर घुमाना चाहता हूं, ऐसे घूमेगी। ये दोनों एक्सिस कैसी हैं? आपस में पैरेलल। ऐसे नहीं, ये और ये दोनों पैरेलल हैं एक ही प्लेन पर और इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस हो सकता है। ओके, ऐसी सिचुएशन में जब ये बॉडी घूमेगी, ऐसे घूमेगी इस तरह से, इस एक्सिस के चारों तरफ ऐसे, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाएगा। क्यों? जब ये ऐसे घूम रही है तो यहां से इसका मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है? r, कैपिटल R। अब जब ये ऐसे घूमेगी तो देखिए ये पॉइंट कितना दूर है? 2r, और उसका स्क्वायर करो 4r²। इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत बढ़ जाएगा क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास चेंज हो गया। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास चेंज होने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो गया। कितना हो गया उसको हम अभी निकालते हैं। तो ये एक नेचुरल एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास से पार होती है और ये इसके पैरेलल एक्सिस है। ओके, यहां से इन दोनों के बीच कुछ डिस्टेंस है। लेट अस से दिस डिस्टेंस इज a। यहां पर हमने कोई एक पार्टिकल लिया, इस पार्टिकल का मास माना m। ये पार्टिकल जब इस एक्सिस के चारों तरफ घूमता है तो इतना बड़ा सर्कल ऐसे बनाता है, ऐसा घूमेगा इसके चारों तरफ। उस समय इसका रेडियस कितना रहेगा घूमने का? यहां इस पॉइंट से लेके, लेट अस कॉल दिस पॉइंट C, दिस पॉइंट O। तो जब ये इसके चारों तरफ घूमेगा तो इसका रेडियस कितना है? cm। जब इसके चारों तरफ घूमेगा तो इसका कितना है? om। ये सेंटर ऑफ मास है। ओके, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम इसके चारों तरफ घुमाकर निकालना चाहते हैं। देखिए, तो इस थ्योरम को बनाने के लिए PP डैश इज एन एक्सिस पैरेलल टू ZZ dash, parallel to ZZ dash। We have to find moment of inertia of this body about axis PP डैश। इसके चारों तरफ अगर ये बॉडी घूमेगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ये हम निकालना चाहते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस इज a। Moment of inertia of particle m about PP dash phi is equal to m into इस पॉइंट का कुछ नाम दे देते हैं। लेट्स कॉल इट D। सो m मल्टीप्लाइड बाय CD स्क्वायर।
उस पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, मास इंटू रेडियस स्क्वायर, सो m इंटू CD स्क्वायर। सॉरी CD, अच्छा ठीक है, CD स्क्वायर, इसका नाम O है, इस पॉइंट सेंटर ऑफ मास, और IP इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाय, ये जो CD है उसको हम लिख सकते हैं CO प्लस OP स्क्वायर, CO प्लस OP स्क्वायर, ठीक है। CD देखिए CO प्लस OD, समझ आ गया। दिस इज इक्वल टू m CO स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर प्लस 2 CO OD। दिस इज इक्वल टू m इंटू CO स्क्वायर प्लस m इंटू OD स्क्वायर प्लस m इंटू OD इंटू OC इंटू 2। ये क्या है, IP for a single particle। Therefore, sigma mCD square for complete body, पूरी बॉडी का अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, ऐसे हर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड करना, और उसके लिए हमारे पास साइन क्या है, सिग्मा। तो व्हेन वी राइट कंप्लीट बॉडी, तो हर टर्म को हमको सिग्मा कर देना है। सिग्मा mCD स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा m CO स्क्वायर प्लस सिग्मा m OD स्क्वायर प्लस सिग्मा 2m OD इंटू OC। ओके, अब CO डिस्टेंस क्या है, a, तो इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा m इज इक्वल टू सिग्मा m इंटू a स्क्वायर प्लस सिग्मा m इंटू OD की वैल्यू मान लो r है, तो दिस यू कैन राइट एज mr स्क्वायर। OD की वैल्यू क्या ली हमने, r। उसके बाद हमने कर दिया इसको प्लस सिग्मा 2m R A, हर एक की वैल्यू रखी R और A के टर्म्स। अब ये जो वैल्यू आई इनको थोड़ा बारीकी से समझिए। सिग्मा m, सारे m को मिला दें तो पूरी बॉडी का मास बन जाता है m, इसके साथ a स्क्वायर ma स्क्वायर प्लस सिग्मा mr स्क्वायर, ये क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस,
inertia about z क्या होगा? सिग्मा mr square. So this we can write as moment of inertia about z axis या about center of mass. ये center of mass. सेंटर ऑफ मास से r डिस्टेंस है, इसलिए r डिस्टेंस वाले सारे mr स्क्वायर को जोड़ेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकलेगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकलेगा, क्योंकि r डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से लिया गया, इसलिए इसको हमने क्या किया? I अबाउट सेंटर ऑफ मास. ये अब ये एक बड़ी अजीब चीज है. देखिए सिग्मा एम आर, सिर्फ इस पर ध्यान दीजिए. सिग्मा एम आर, आर क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास. डिस्टेंस को हमने एम से मल्टीप्लाई किया, क्या बन गया? मोमेंट ऑफ मास. सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स अबाउट सेंटर ऑफ मास इज सिग्मा एम आर. कितना होता है? 0. पिछली बार मैंने आपको बोला था, इसको याद रखना काम आने वाला है. सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द मासेस अबाउट सेंटर ऑफ मास, m1 r1 m2 r2 m3 r3, सारे r हमने कहां से नापे? सेंटर ऑफ मास से. तो कैपिटल R क्या है? 0. तो सबका सम कितना हो गया? 0. इसलिए सिग्मा एम आर के बदले में हम क्या लिख सकते? 0 एंड द कंप्लीट टर्म विल बी 0. अब हमारा काम हो गया. ये क्या चीज है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट cp डैश. cp कहां से डिस्टेंस है? c से लेकर d तक. देखिए किस एक्सिस से ये डिस्टेंस है? pp डैश से. इसलिए ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका देगा हमको? I अबाउट pp डैश. इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं? I about P is equal to I about Cm plus total mass into A square. What is A? The distance between center of mass and this axis. ठीक है? ये आ गया पैरेलल एक्सिस थ्योरम. इसका प्रूफ ऑफ द पैरेलल एक्सिस थ्योरम. ठीक है? अब इसको हमने अप्लाई करना है और अप्लाई करके इसके न्यूमेरिकल्स बनाने हैं.